नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नए कहानीकार, नए लेखक, नए उपन्यासकार को। तो पिछली क्लास में अपनों ने मनु भंडारी द्वारा रचित अकेली कहानी को कंप्लीट किया और उसके बाद अपन नए कहानीकार को पढ़ने जा रहे हैं और जिनका नाम है यशपाल। अब यशपाल तो एक ऐसे लेखक माने जाते हैं जिनका नाम मात्र लेने से ही मन प्रफुल्लित हो उठता है कि किस व्यक्तित्व को अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक रुचिकर व्यक्तित्व ये माने जाते हैं। इनके जन्म की यदि बात करें, जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को अपन यहाँ पर देखें तो जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ तो ये फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। फिरोजपुर छावनी, और फिरोजपुर छावनी अब कहाँ पड़ती है अपन जानते हैं, पंजाब में पड़ती है। फिरोजपुर छावनी, छावनी पंजाब इनका जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि इनका एक गांव फिरोजपुर छावनी के में भी एक गांव है रंगाड़, वहां पर हुआ था, परंतु सामान्यतः फिरोजपुर छावनी ही ज्यादा माना जाता है। मृत्यु की यदि बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु हालांकि इनकी उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्योंकि ये बाद में देखिए इनके जीवन की कुछ विषम स्थितियां थी जिसके कारण इनको बहुत दुख भी झेलने पड़े थे। पहले अपन बात करते हैं इनके प्रमुख या विचारों की या मूलभूत बातों की। तो देखिए ये प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानीकार, युगीन लेखक कहेंगे अपन। प्रेमचंदोत्तर युगीन लेखक थे। क्योंकि इन्होंने कहानी भी लिखे हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। और प्रेमचंद जी के नाम से कहानियों का वर्गीकरण भी है और उपन्यासों का भी वर्गीकरण है। उनके संबंध में दोनों में ही युगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये प्रेमचंदोत्तर युगीन थे। प्रसिद्धि की यदि बात करें, मैंने अभी कहा कि कहानीकार भी थे, उपन्यासकार थे। प्रसिद्धि की बात यदि करें तो प्रसिद्धि इनकी उपन्यासकार के रूप में मानी जाती है। उपन्यासकार के रूप में मानी जाती है। इनके जीवन की यदि महत्वपूर्ण बात देखें तो ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेने लग गए थे। क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेने लग गए थे। विद्यार्थी जीवन से ही, बचपन से ही एक क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेने लग गए थे। कारण ये सड़कों पर निकले, छोटे थे, जैसे ही सड़कों पर निकले तो इनकी चलने की जगह अलग होती थी, अंग्रेजों की अलग होती थी। अंग्रेजों के पैरों में भारतीयों को पड़े हुए देखा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अत्याचार करते हुए देखा और उसी समय इनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी और जिसको इन्होंने अपनी रचनाओं में भी उकेरा है और इन सभी का प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पड़ा है। और इसके साथ साथ यदि अपन और भी देखें तो देखिए ये एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने धार्मिक ढोंग पर बहुत लिखा। अब मैंने आपको बताया भी कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो उग्र चेतना के लेखक थे। क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेते थे और इनकी सोच भी क्रांतिकारी थी। तो धार्मिक ढोंग और ये जो सामाजिक नैतिकता का ढोंग लोग करते हैं, जो दिखावा लोग करते हैं सामाजिक नैतिकता का, उनसे संबंधित इन्होंने अपने साहित्य में करारी चोट की है। इन दोनों ही चीजों पर इन्होंने करारी चोट की। क्यों चोट की? इन्होंने इसलिए चोट की क्योंकि ये इन सभी चीजों से असंतुष्ट थे। ये इन चीजों से भारत का पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसलिए इनकी रचनाओं में ये चीजें लगातार आती रहती हैं। तो यहाँ पर अपनों ने, और अगर पत्र की बात करें, इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था और उसका नाम भी इन्होंने विप्लव रखा था। तो विप्लव के ये संपादक थे। विप्लव का शाब्दिक अर्थ भी क्रांति होता है। तो विप्लव के ये
संपादक थे। तो यहाँ पर अपनों ने देखा 1903 से 73 के जीवन काल में यशपाल जी ने ज्यादातर किससे संबंधित लिखा? धार्मिक ढोंग व सामाजिक नैतिकता के दिखावे से संबंधित। इसके साथ साथ ये क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, बचपन से ही इनकी रुचि थी और जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और इसके बाद फिरोजपुर छावनी तो कहते हैं कि क्रांतिकारियों का अड्डा थी, तो वहां पर जन्म लिया, तो जाहिर सी बात है इनकी रचनाओं में ये चीज आनी थी। विप्लव के संपादक माने जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इनके जीवन से संबंधित कुछ और बातों की। तो देखिए, यहां पर अपन बात करेंगे इनके पिता का क्या नाम था। देखिए, इनके पिता का नाम था हीरालाल। पिता का नाम हीरालाल। इनकी स्वयं की एक दुकान थी, दुकान पर बैठते थे और दुकान पर बैठने के कारण लोग इन्हें लाला कहकर पुकारते थे। पहले जो दुकान होते थे, मुंशी होते थे, उनको लाला ही लोग कहते थे, लाला जी कैसे हो, तो लाला कहकर पुकारते थे। और इनका काम ही ऐसा था, जैसे मतलब हाथ उठाए सूद पर पैसे देना, इस प्रकार का काम ये करते थे, जो प्राचीन परंपराएं चलती थी। सूद का मतलब होता है ब्याज पर पैसे देना। तो इस प्रकार का ये काम करते थे और अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि ये अपनी पत्नी व बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते थे। पत्नी व बच्चों पर बिल्कुल ध्यान ये नहीं दे पाते थे। इस कारण पत्नी व बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाने के कारण इनकी मां, जिसका नाम था प्रेम देवी, इन्हें यानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, इनके एक भाई भी थे, तो दोनों पुत्रों को लेकर और फिर फिरोजपुर छावनी चली गई थी और वहीं पर रहती थी। वो एक अनाथ आश्रम में अध्यापिका थी। अनाथ आश्रम में अध्यापिका थी और अध्यापिका का काम करते हुए और इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चों को शिक्षा दी और ये बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने दोनों बेटों की शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक थी। बहुत ज्यादा जागरूक थी। बेटे को शिक्षा ये उच्च कोटि की दिलाना चाहती थी और यूं चाहती थी कि मेरे बेटे दोनों अच्छे शिक्षित बने। तो कहते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इनकी सफलता के पीछे, इनके विचारों के पीछे इनकी मां का हाथ था, प्रेम देवी का, क्योंकि पिता के पास तो ये रहे नहीं थे। इन्हें अनेक सम्मान मिले थे, इन्हें अनेक पुरस्कारों द्वारा नवाजा गया था। इन्हें हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट पुरस्कार साहित्य अकादमी भी मिला था, देव सम्मान भी मिला था, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान भी मिला था, यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा भी इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इनको मिले हुए सम्मानों की, इनको मिले हुए पुरस्कारों की। तो देखिए, यदि इनके पुरस्कारों को देखें तो देव सम्मान इन्हें मिला था या देव सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। इन्हें साहित्य अकादमी, जो हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है, उत्कृष्ट नहीं कहें तो भी एक अच्छा पुरस्कार माना जाता है। हालांकि साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक उच्च सम्मान तो ज्ञानपीठ है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था, पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान से भी नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें मिल चुका था। मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें नवाजा जा चुका था। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाओं की। तो अपन बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो रचनाओं में यदि अपन देखें तो देखिए, इनके संबंध में मैंने कहा कि ये कहानियां भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे।
हालांकि इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, व्यंग्यात्मक रचना भी लिखी है, परंतु महत्वपूर्ण रचनाओं को अपन देखते हैं। और चूंकि इनकी प्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में थी, इसलिए अपन सबसे पहले इनकी कुछ औपन्यासिक रचनाओं को ही सबसे पहले देखेंगे। तो इनके उपन्यास यदि देखें तो एक उपन्यास इनका था दिव्या, देशद्रोही, दिव्या, देशद्रोही, अमिता, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनका एक उपन्यास था तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। ये जो इनका उपन्यास है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास था, इनकी प्रसिद्धि का आधार था, और इसी उपन्यास के लिए ही इन्हें नवाजा गया था साहित्य अकादमी सम्मान से। अगर आपसे पूछ ले कि भी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, तो तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिला। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ कहानी संग्रहों की। कहानियां नहीं है, ये कहानियों के संग्रह है, आप ध्यान में रखेंगे। इनका कहानी संग्रह एक तो माना जाता है फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता माना जाता है। एक माना जाता है कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। और एक इनका कहानी संग्रह शीर्षक ही बहुत रुचिकर है कि तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, सुंदर हूं। तो ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं, इनकी औपन्यासिक रचनाएं मानी जाती है। यदि व्यंग्यात्मक रचनाओं की बात करें तो इनके व्यंग्य ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ इनकी व्यंग्यात्मक रचना है, नाम ही व्यंग्य के समान लग रहा है। और दूसरी यदि रचना देखें तो चक्कर क्लब, चक्कर क्लब यदि आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार की रचना है, तो इनकी व्यंग्यात्मक रचना ही मानी जाती है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं है, और कुछ कहानी संग्रह और कुछ व्यंग्यात्मक रचनाएं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके द्वारा रचित आत्मकथा की। तो आत्मकथा की बात करते हैं। आत्मकथा इनकी थी, यहीं पर लिख देती हूं, वे तूफानी दिन। आत्मकथा थी वे तूफानी दिन। तो वे तूफानी दिन इनकी आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनका यदि आधार देखें, उनका यदि बेस देखें, मूल भावना देखें, तो वहां पर धार्मिक ढोंग व सामाजिक नैतिकता पर करारा चोट ही दिखाई देता है। और ये एक ऐसे लेखक थे जो प्रगतिशील विचारधारा के लेखक माने जाते हैं। प्रगतिशील विचारधारा के, प्रगतिशील विचारधारा हम किसे कह सकते हैं? हम क्रांतिवादी विचारों को ही प्रगतिशील विचारधारा कह सकते हैं। ये 1903 में, इन्होंने 1903 में जब जन्म लिया तो उस समय हमारा देश क्रांति की आग में जल रहा था। हमारे यहाँ क्रांतियां शुरू हो चुकी थी। विभिन्न जगहों पर अंग्रेजों के विरोध स्वरूप आंदोलन हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थी, और उन आंदोलनों का प्रभाव इन पर पड़ा था। इन पर पड़ा एक तो ये कि इनकी घर से संतुष्टि नहीं थी। इनकी माँ इनका पालन पोषण कर रही थी, पिता के प्रति ये असंतुष्ट थे क्योंकि पिता इन पर ध्यान नहीं देते थे। दूसरी बात, यदि अपन देखें तो इनकी जन्म स्थली या जहां पर ये रहे थे वो फिरोजपुर छावनी था। तो फिरोजपुर छावनी में अक्सर क्रांतिकारी आंदोलन अपनी क्रांति की रूपरेखा तय करते थे, वहां पर थे। और उसके बाद 1903 के बाद जैसे जैसे ये बड़े होते गए, वैसे वैसे क्रांति की ज्वाला भी भारत में भड़कने लगी थी, तो उससे संबंधित भी इन्होंने लिखा। तो ये थे कौन? यशपाल, हमारे आज के लेखक, जिनका परिचय अपनों ने पढ़ा है। और उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं इनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।